सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा। सत्र को लेकर देहरादून में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर हाई लेवल मीटिंग होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने शांतिपूर्ण और सफल सत्र कराने पर फोकस किया। नारी शक्ति बिल पर सियासत हुई और भी तेज। कल बीजेपी महिला मोर्चा निकालेगा मशाल जुलूस। सत्र के बाद निकाली जाएगी मशाल यात्रा। गांधी पार्क से घंटाघर तक निकाली जाएगी या रैली। सीएम धामी होंगे शामिल। चारधाम यात्रा में अब तक 2,38,000 श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु 1,24,782 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। लक्सर में दिन दहाड़े फायरिंग से मची सनसनी। डॉक्टर की कार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। हमले में बाल बाल बचे डॉक्टर और परिजन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून सफर किया है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे को नई भारत की तेज रफ्तार सीएम धामी ने बताया, जहां पर्यटन, निवेश और रोजगार के खास अवसर भी इस दौरान बढ़ेंगे, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर जिसका अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और बहुत बड़ी सौगात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर दी थी, जहां महज 2.5 घंटे में यह सफर तय करने की बात कही जा रही थी। वहां पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और ये तस्वीर आपको देर रात की दिखा रहे हैं, जहां पर उसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सीएम धामी ने एक तस्वीर भी साझा की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि देहरादून सफर के एक्सप्रेसवे को नए भारत की तेज रफ्तार भी उन्होंने बताया है। शुभांगी मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शुभांगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद जानकारी दी कि जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उन्होंने सफर किया तो किस तरह का उनका अनुभव रहा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे और जब वो दिल्ली से देहरादून लौटे और वो भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तो उस वक्त उन्होंने एक तस्वीर साझा की है कि किस तरीके से दिल्ली से देहरादून राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री को चारधाम के कपाट खुलने के पहले दिन धामों के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे अपशगुन होता है। उन्होंने 2013 का जिक्र भी किया। बीजेपी ने हरक सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि अंधविश्वास ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने 2013 की केदारनाथ आपदा का जिक्र किया और कहा कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कपाट खोलने के बाद पहले दिन बाबा केदार के दर्शन किए थे। उनके अनुसार उसी दिन उन्हें आभास हो गया था कि कोई बड़ा अपशगुन होने वाला है। हरक ने कहा कि इसके बाद 15 और 16 जून 2013 को राज्य ने भीषण आपदा देखी, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को पहले दिन कपोट घाटन के अवसर पर जाने से बचना चाहिए। हरक सिंह रावत ने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। ऐसे में परंपराओं के अनुरूप आचरण होना चाहिए। उनका कहना था कि कुछ धार्मिक परंपराएं वर्षों के अनुभव और विश्वास से जुड़ी होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को कभी भी शुरू दिन में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी अपशगुन हो जाता है। मुझे आज याद है, भले आज वो कांग्रेस में हैं, विजय बहुगुणा जी, 2013 में विजय बहुगुणा जी केदारनाथ धाम की जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन वो गए। मैं भी साथ था उनके, क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग जिले का विधायक था। और मैंने जब वापस मैं लौट रहा था तो मैंने विजय बहुगुणा जी से हेलीकॉप्टर में कहा, मैंने कहा यहाँ इतनी गंदगी हो गई है केदारनाथ में, मंदाकिनी और भिलंगना नदी, मंदाकिनी और सरस्वती नदी को इतना गंदा कर दिया गया है, इतना प्लास्टिक फेंक दिया गया है कि कोई अपशगुन जरूर होगा। और 15-16 जून को जो है इतनी बड़ी आपदा की केदारनाथ में। हरक सिंह रावत के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। धर्मपुर से विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने हरक सिंह रावत को बड़बोला बताया और कहा कि वे अक्सर बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। चमोली ने कहा कि इस तरह की बातें न केवल अनावश्यक भ्रम पैदा करती हैं, बल्कि धार्मिक आस्था को भी राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री का धामों में दर्शन करना श्रद्धा और जिम्मेदारी दोनों का हिस्सा है। सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी गंभीरता से
काम कर रही है और ऐसे समय में इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। देखिए, उनका जो कथन है उसको कुछ हद तक सही और कुछ एक एनालिसिस का भी विषय है। स्वाभाविक बात है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो उसके प्रति झुकाव भी होता है लोगों में और वहाँ की व्यवस्थाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति आई, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें व्यवस्थित चल रही थी। तो उसको ये कह देना कि इसके कारण ही सारी व्यवस्था होती है, वो उचित नहीं है। हाँ, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कर देना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी बातें, कुछ उनका अनुभव भी बोल रहा है और कुछ वो ज़्यादा भी बोल जाते हैं, तो ये तो है। लेकिन अगर अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करना चाहिए, क्या दिक्कत है। भाजपा ने हरक सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि आपदाओं को अंधविश्वास से जोड़ना सही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। अगली खबर जो हरिद्वार में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज है। ऋषिकुल में 17 अप्रैल से शुरू हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच गया है, जो श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। डीएम मयूर दीक्षित लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। यात्रा को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह है, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर चूँकि सभी चारों हमारे कपाट मंदिरों के खुल चुके हैं और यात्रा पूरे अपने रूप में आ चुकी है, उसको लेकर सभी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, साथ ही हमारे स्थानीय व्यापारी वर्ग सभी में बहुत उत्साह है। अभी तक जब से हमने ऋषिकुल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था 17 तारीख से लेकर आज तक करीबन 25,000 से अधिक लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है, लोग खुद से भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त आगे ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक अत्यंत भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक के नेतृत्व में निकली इस यात्रा ने पूरी धर्मनगरी को भगवामय कर दिया। यात्रा के दौरान भगवान परशुराम की दिव्य प्रतिमा और विभिन्न देवी देवताओं की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजे की थाप पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। जगह जगह स्थानीय नागरिक और व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ। पवित्र भूमि, देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा जी का प्रांगण और माँ के आंचल में आज हमारे श्री चिरंजीव भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा दिव्य और भव्य सनातन को लेकर हम चलते हैं। ये परशुराम जी ने हमें सिखाया है कि हर समाज को आप लेके चलोगे, उसी मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं। ये तो पवित्र भूमि है और यहाँ देवताओं का स्थान है। पावन भूमि में जो भव्य दिव्य शोभा यात्रा और जो एकता का परिचय दिया है हमारे सभी ब्राह्मण समाज ने और हमारे गुरुजनों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊंगा। हरिद्वार में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जाकर मकानों की गिनती और सूचीकरण किया जाएगा। इस काम के लिए जिले में 2,944 सर्वेक्षक और 478 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और CMMS पटेल का इस्तेमाल किया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। राज्य में जनगणना का जो कार्यक्रम है वो 10 तारीख से सेल्फ एन्यूमरेशन का शुरू हुआ था और अभी 25 तारीख से घर घर जाके हाउस लिस्टिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद में विभिन्न नगर निकायों में और साथ ही हमारे जो तहसील हैं सभी जगह डिवाइड किया गया है पूरे जिले को। करीबन 2,944 हमने एन्यूमरेटर्स तैनात किए हैं जो कि अपने सीमित क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र डिसाइड किया है वहाँ पर घर घर जाके हाउस लिस्टिंग करेंगे और फिर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस वहाँ पर जाके पूछेंगे और इस प्रक्रिया के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है जो कि मई 24 तक चलेगा।
बेरीना कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार की अध्यक्षता में किया गया। इसमें व्यापार संघ, टैक्सी चालक और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी गई। बाजार में ट्रैफिक जाम को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी उठी, जहां पर्यटन सीजन को देखते हुए होटल संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी निरीक्षक ने साइबर क्राइम से सतर्क रहने और बाहरी लोगों का सत्यापन कराने और अनजान कॉल से बचने की सलाह दी है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों और अवैध खनन और शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। पिछले 15 सालों से माता पिता के भरोसे और छात्रों के सपनों का साथ गेल उत्कर्ष। गेल द्वारा फंडेड और CSRL द्वारा संचालित JEE और नीट की पूर्णतः निःशुल्क आवासीय कोचिंग। यहाँ चयन होता है सिर्फ योग्यता के आधार पर और छात्रों को मिलती है बेहतरीन पढ़ाई, सुरक्षित आवास और सही मार्गदर्शन। अनुभवी शिक्षक, अनुशासित माहौल और हर छात्र के लिए समान अवसर, यही है गेल उत्कर्ष की पहचान। गेल उत्कर्ष, बेहतर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। आज ही रजिस्टर करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई 1076 हेल्पलाइन आम जनता के लिए एक बड़ी सुविधा बनकर उभरी है। ये सुविधा घर बैठे सरकारी सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। हेल्पलाइन 1076 ते वो भी सुचारू रूप से चले थे। ਤੁਹਾਡੇ गेड़े घट तो घट ਵੱਜਣ सरकारी दफ्तर, सिर्फ फोटो वास्ते ਇੱਥੇ होना पऊगा, नहीं तो सारे काम 1076 ਤੇ फोन ਤੇ भी हो जाएंगे। ऑनलाइन भी है, पोर्टल ਤੇ भी है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ भी आ सकते हैं जे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ सरकारी मुलाजिम आ जाएंगे। हेल्पलाइन 1076 के जरिए राजस्व, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा, बिजली और नगर सेवाओं समेत कई विभागों की 400 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो भगवंत मान ने 1076 की सेवाएं ऑनलाइन की है, उन लोगों को घर बैठे ही सारी सुविधा उपलब्ध है। उनको लंबी लंबी चक्करों लाइनों में लगने से मुक्ति मिल गई है। पंजाब के नागरिक अब जन्म, मृत्यु, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीनों से जुड़े कार्य घर बैठे करवा सकते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड मोटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार।
पिछले 15 सालों से माता पिता के भरोसे और छात्रों के सपनों का साथ गेल उत्कर्ष। गेल द्वारा फंडेड और CSRL द्वारा संचालित JEE और नीट की पूर्णतः निःशुल्क आवासीय कोचिंग। यहाँ चयन होता है सिर्फ योग्यता के आधार पर और छात्रों को मिलती है बेहतरीन पढ़ाई, सुरक्षित आवास और सही मार्गदर्शन। अनुभवी शिक्षक, अनुशासित माहौल और हर छात्र के लिए समान अवसर, यही है गेल उत्कर्ष की पहचान। गेल उत्कर्ष, बेहतर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। आज ही रजिस्टर करें। हम दिखाते हैं खबर योगी के प्रयास की, आपके विकास की, आपके विश्वास की, माफिया पर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। आज से 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर पीएम मोदी बरके में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6,332 करोड़ की 163 परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। वहीं 5,277 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6,300 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 163 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। एयरपोर्ट से सभा स्थल तक स्वागत की तैयारी। नारी जन आक्रोश सम्मेलन में महिलाओं से संवाद करेंगे पीएम। कल पीएम मोदी का हरदोई का दौरा। गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, जहां मेरठ और प्रयागराज के बीच दूरी होगी कम। 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा। पीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सिंघम की बंगाल में एंट्री। अजय पाल शर्मा बने पुलिस ऑब्जर्वर। वोटरों को धमकाने वालों को चेतावनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बंगाल में अजय पाल की तैनाती पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर किया जोरदार हमला। कहा कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर नहीं एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अप्रैल में बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल है। इंसानों के साथ पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा असर। महीने के अंत में बारिश का है लोगों को इंतजार। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार की एडवाइजरी हुई जारी। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर से ना निकलने के निर्देश दिए हैं। तेज धूप में लंबे समय तक बाहर ना रहने को कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पीने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखी छात्रों के लिए पाती। बोर्ड पेपर में सफल छात्रों को दी बधाई। छात्रों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती के जरिए हौसला बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा, इस वर्ष का परीक्षाफल अत्यंत उत्साहजनक रहा। कठिन परिश्रम से पूरे प्रदेश का नाम आपने रोशन किया। सफलता और असफलता जीवन के अंग है। अखिलेश यादव का 29 अप्रैल को गाजीपुर का दौरे से सफर अब मात्र 2.5 घंटे का हो गया है और उन्होंने खुद 2.5 घंटे का सफर तय किया है। और उन्होंने कहा कि ये नए भारत की तेज रफ्तार है, क्योंकि जिस तरीके से जो विजन रखा गया था कि जल्दी और कम समय में लोग दिल्ली देहरादून पहुंचे, तो वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर नजर आ रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सड़क मार्ग से लौटे, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके का अनुभव है वहां पर, और उसको उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा भी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है कि इस तरीके के एक आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कनेक्टिविटी है वो उसको बढ़ावा मिल रहा है। और ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सकता है। और जहां पर 5 से 6 घंटे लगते थे, वहां केवल 2.5 घंटे के अंदर बाय रोड आप दिल्ली पहुंच सकते हैं या दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सड़क है या परिवहन सुविधाएं हैं, उनका विकास हो रहा है। और ये उसी का एक परिणाम है, और कि इस तरीके के एक्सप्रेसवे बनने से समय की सीधे बचत हो रही है, लोगों का फायदा हो रहा है। और खासकर जो पर्वतीय राज्य है उनको भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने प्रशंसा की है, प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और ये भी कहा है कि ये पर्यटन हो, निवेश हो या स्थानीय रोजगार हो, इन सभी के नए अवसर पैदा किए जाते हैं। और एक्सप्रेसवे के जरिए इसको और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। 4 धाम समेत राज्य के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है या फिर जो पर्यटन स्थल है, वहां तक भी जल्दी से जल्दी लोग पहुंच पाएंगे। अगर कोई दिल्ली से आ रहा है या कहीं अन्य जगह से आ रहा है, तो जो समय ज्यादा लग रहा था वहां से देहरादून पहुंचने में या अन्य 4 धामों में पहुंचने में, इससे उन लोगों को भी लाभ होगा।
और ये नए भारत की जो नई रफ्तार जो उन्होंने शब्द दिया है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की परियोजनाएं उत्तराखंड के समग्र विकास में मील का पत्थर जो है वो साबित होने वाली है। साथ ही शुभांगी, ये भी आपसे जानेंगे, चूंकि 14 अप्रैल को इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी थी और सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसके साक्षी बने थे, लेकिन इस बीच 14 अप्रैल से अब तक क्या कोई खास बदलाव देखने को मिला इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तराखंड में? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब से इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ और जब से यहाँ से आवाजाही शुरू हुई है गाड़ियों की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब केवल 2.5 घंटे में लोग पहुंच पा रहे हैं, तो बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलता है धरातल पर। क्योंकि जहां पर इतने घंटों में लोग पहुंच रहे थे और अब जो लोग बचते थे ज्यादा ट्रैवल करने से, वो लोग भी अब आसानी से दिल्ली पहुंच पा रहे हैं या जहां भी उनको यहाँ से जाना है अपने गंतव्यों के लिए वो रवाना हो रहे हैं, तो उनके लिए सफर जो है बहुत आसान हो गया है। और हर तरीके से क्योंकि तैयारी की गई थी, एक्सप्रेसवे को बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप जल्दी समय में तो पहुंचेंगे लेकिन आपको किसी तरीके की दिक्कत भी नहीं होगी। तो ऐसे में अब नई बसेस की शुरुआत कर दी गई है जो यहाँ से 2.5 घंटे में आपको दिल्ली पहुंचाएगी, क्योंकि ये रूट अलग है, इसलिए यहाँ के लिए स्पेशल बसेस अब चल रही हैं दिल्ली के लिए। तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिल गई है कि अब वो यहाँ से बस के जरिए भी दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। अपने जो प्राइवेट वाहन वाले लोग हैं वो तो यहाँ से अप डाउन भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई सारे बदलाव जो है वो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है शुभांगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर, विधानसभा का विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन को समर्पित होगा, जहां पर लोकतंत्र में अधिकार विषय पर चर्चा होगी। साथ ही निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है सत्ता पक्ष की तरफ से। अब इस बीच आपको बता दें कि सत्र की जब शुरुआत होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नारी शक्ति अधिनियम पर तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है। तो बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। यहां तक कि पैदल मार्च महिलाओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाला जाएगा, वो भी सत्र के बाद। लेकिन जब सत्र में हंगामा देखने को मिलेगा तो विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी, सत्ता पक्ष यहां पर निंदा प्रस्ताव ला सकता है। इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, लोकतंत्र के अधिकार पर किस तरह से प्रहार विपक्षी पार्टियों ने सदन में किया जब इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पटल पर रखा जा रहा था। अब इसी को लेकर लगातार बीजेपी शासित राज्यों में हो हल्ला देखने को मिल रहा है। शुभांगी हमारी सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शुभांगी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक बार फिर से आज विशेष सत्र में हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पूरे देश के अंदर बीजेपी विपक्ष को घेरने का काम कर रही है और उत्तराखंड में भी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई थी और विपक्ष को घेरने का प्रयास किया गया था। और अब इसको लेकर एक विशेष सत्र आज बुलाया गया है। आज 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इस बार आमना सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सदन के अंदर आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष का मुद्दा यह है कि अगर आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण दिया जाए तो आप 2027 में उत्तराखंड के अंदर ही लागू कर दीजिए, आप विधानसभा के लिए 33% आरक्षण दे दीजिए। तो आज काफी गहमा गहमी सदन के अंदर देखने को मिल सकती है। और बड़ी बात यह है कि आज केवल सत्र नहीं है बल्कि 2 और विशेष कार्यक्रम है, जिसमें एक तो जब सत्र चल रहा होगा उस वक्त सदन के बाहर जो महिला कांग्रेस है वो विधानसभा का आज घेराव करने के लिए पहुंचेगी और शाम को जब सत्र की समाप्ति होगी उसके बाद 6 बजे बाद आज भाजपा महिला मोर्चा जो है फिर से एक बड़ा मसाल जुलूस जो है वो निकालने जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और हजारों की संख्या में आज महिलाएं इसमें जुटने वाली है। तो ये 2 महिलाओं के आज कार्यक्रम होंगे, एक पक्ष के और एक विपक्ष के। और आज हम कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो आरोप प्रत्यारोप से भरा रहने वाला है। हालांकि शुभांगी, कुछ खबरें ये भी सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। तो क्या सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्षी पार्टियों के? जिस तरह से सदन में ये कृत्य किया गया था, जिस तरह से लगातार बीजेपी और सत्ता पक्ष की तरफ से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर बिल्कुल देखिए, अभी तक जितनी खबर मिल रही है ये संभावना पूरी है कि आज निंदा प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। और अगर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि इसके बाद बेहद हंगामा सदन के अंदर होगा, क्योंकि विपक्ष ने पहले ये बात कही है कि अगर सत्ता पक्ष आज निंदा प्रस्ताव लाया तो हम किसी भी तरीके से इस बात को सहन नहीं करेंगे, हम निंदा प्रस्ताव नहीं लाने देंगे। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि सत्ता पक्ष तो तैयार है निंदा प्रस्ताव लाने के लिए, लेकिन विपक्ष आज बेहद हंगामा कर सकता है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा 1 दिवसीय विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन को समर्पित 1 दिवसीय विशेष सत्र के लिए उत्तराखंड विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। अब देवभूमि के सदन में नारी सम्मान है, लोकतंत्र में अधिकार विषय पर चर्चा होगी। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी इस दौरान सत्र में देखने को मिल सकता है। इसी पर एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए।
नारी शक्ति पर सियासी महाभारत, विपक्ष ने गिराया बिल, बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। उत्तराखंड का विशेष सत्र, घेराबंदी करेगा सत्ता पक्ष। नारी सम्मान पर आर पार, गूंजेगा देवभूमि का सदन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में पारित न होने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के मध्य तलवारें खिंची हुई हैं। सड़क से लेकर संसद तक, आम गलियारों से लेकर राज्य के विधानसभा भवनों तक गूंज सुनाई दे रही है, तो सिर्फ महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने की। इसी कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा का आगामी होने वाला विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन को समर्पित रहेगा। इसमें नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार विषय पर चर्चा होगी। लोक भवन से मिली हरी झंडी। विधानसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के बाद अब वो पल आ गया है जब उत्तराखंड विधानसभा के सदन में नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार विषय की गूंज सुनाई देगी। सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बैठक की और विशेष निर्देश जारी किए। हमारा विशेष सत्र आहूत हुआ है और कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीजें हो पाए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विशेष निर्देश दिए। कानून व्यवस्था, वीआईपी प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा प्रबंध किया जाए। सत्र के दौरान आने वाले किसी भी आगंतुक को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे। उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में, हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है, ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हम लोग सब मिलके, विधानसभा सचिवालय और सचिवालय मिलके आराम से अच्छे से एक दिन का ये सत्र पूरा करेंगे। देवभूमि में नारी शक्ति के 33% आरक्षण को लेकर सियासी महाभारत होना तो तय है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी पहले भी समूचे उत्तराखंड में महा आक्रोश अभियान संचालित कर रही है। आक्रोशित महिलाएं, हाथों में पोस्टर और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कांग्रेस और उसकी महिला विरोधी परिवारवादी दोस्तों ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर झूठ बोलकर, तमाम प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके, अलग अलग बहाने इस बिल को लेकर बनाए हैं। कभी प्रक्रिया का हवाला दिया, कभी तकनीकी अड़चन का ढोंग रचा, तो कभी जनगणना और परिसीमन के नाम पर महिला अधिकारों को कुचलने की साजिश रची है। महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करने आए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी दावा किया कि देवभूमि की जनता विपक्ष को अपने इस कारनामे का करारा जवाब देगी। विपक्ष महिलाओं के आरक्षण या उसके हक देने के लिए क्या उसका आचरण है कि वो किसी समय लागू ही ना हो, मतलब समर्थन तो हो पर लागू ना हो, ये हमने दुर्भाग्यपूर्ण नेचर देखा है, जिसका आक्रोश पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो वो तो करती हैं, सामान्य महिलाएं भी और आम जनमानस जो आधी आबादी है उनका भी ये संकल्प है कि ऐसे विपक्ष को जो, जिसको बड़े विश्वास के साथ में आधी आबादी ने लोकसभा या विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, आने वाले वक्त में जो है, चाहे वो 27 हो या आने वाले समय जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे विपक्ष को जो है न राज्य की विधानसभा में पहुंचाया जाएगा, न ही लोकसभा में पहुंचाएगा। ये संकल्प हमको दिखता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार की गुमराह करने वाली साजिश बता रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि महिला आरक्षण की आड़ में संघीय ढांचे से छेड़छाड़ की तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की माहिर है। बिल 2023 में पास हुआ, जो बिल गिरा वो इनकी साजिश का परिणाम ये है कि इन्होंने साजिशन 850 सीटें करने का और उत्तराखंड में 105 सीटें करने का बिल लाए, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हमें इसलिए मंजूर नहीं है उत्तराखंड में 105 सीट करना कि पहाड़ और मैदान की जो सीटों की विषमता है वो और तेजी से बढ़ रही है।
पहाड़ों का हक कम हो रहा है और मैदानों में भी विधायकों की मर्यादा गरिमा छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों में सिमट कर रह जाएगी। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और महिला आरक्षण का बिल पहले ही लागू है। 70 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित करके चुनाव हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में सियासी पारा चरम पर है। विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में भी इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ ही हंगामा देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस विषय पर चैन से बैठने के मूड में नहीं है। कांग्रेस विधानसभा के सामने धरने पर बैठी हुई है और कह रही है कि आप आरक्षण लागू करें, आखिर आप देरी क्यों कर रहे हैं, आप विपक्ष को इसके लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो राजनीतिक गलियारों में ये जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का है और अभी आगे भी इसी तरीके के माहौल रहने के आसार है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भटेंद्र, खबर। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, चूंकि दिल्ली से मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली है, जहां उत्तराखंड निवास में समीक्षा बैठक हुई है। व्यापार और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई। साथ ही बनबसा लैंड पोर्ट प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी फोकस किया गया। धारचूला और झूलाघाट में व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। तस्वीरें आपको समीक्षा बैठक की दिखा रहे हैं, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में हुई। समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है सीएम धामी ने, जहां दिल्ली में दोनों दिग्गजों की ये अहम और महत्वपूर्ण मुलाकात रही। चारधाम यात्रा के लिए एलपीजी आपूर्ति की मांग की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जहां अतिरिक्त 5% एलपीजी सिलेंडर आवंटन का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सहयोग का आश्वासन भी दिया है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद सीएम धामी की तरफ से जानकारी दी गई। अगली बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी। दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। सीएम ने इस दौरान भेंट किए हाउस ऑफ हिमालयास उत्पाद। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तराखंडी उत्पाद को नई पहचान दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर साझा की है जानकारी, जहां हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं, उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जो कि बेहद खास रही। तो दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। हेमा मालिनी को इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाउस ऑफ हिमालयास भेंट किया है। सीएम धामी ने एक्स पर खुद जानकारी साझा की। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री को चारधाम के कपाट खुलने के पहले दिन धामों के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे अपशगुन होता है। उन्होंने 2013 का जिक्र भी किया। बीजेपी ने हरक सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि अंधविश्वास ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने 2013 की केदारनाथ आपदा का जिक्र किया और कहा कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कपाट खोलने के बाद पहले दिन बाबा केदार के दर्शन किए थे। उनके अनुसार उसी दिन उन्हें आभास हो गया था कि कोई बड़ा अपशगुन होने वाला है। हरक ने कहा कि इसके बाद 15 और 16 जून 2013 को राज्य ने भीषण आपदा देखी, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को पहले दिन कपोट घाटन के अवसर पर जाने से बचना चाहिए। हरक सिंह रावत ने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। ऐसे में परंपराओं के अनुरूप आचरण होना चाहिए। उनका कहना था कि कुछ धार्मिक परंपराएं वर्षों के अनुभव और विश्वास से जुड़ी होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को कभी भी शुरू दिन में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी अपशगुन हो जाता है। मुझे आज याद है, भले आज वो कांग्रेस में हैं, विजय बहुगुणा जी 2013 में विजय बहुगुणा जी केदारनाथ धाम की जिस दिन शुरुआत हुई, उस दिन वो गए
मैं भी साथ था उनके, क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग जिले का विधायक था। और मैंने जब वापस मैं लौट रहा था तो मैंने विजय भवन से हेलीकॉप्टर में कहा, मैंने कहा यहाँ इतनी गंदगी हो गई है केदारनाथ में, मंदाकिनी और भिलंगना नदी, मंदाकिनी और सरस्वती नदी को इतना गंदा कर दिया गया है, इतना प्लास्टिक फेंक दिया गया है कि कोई अपशगुन जरूर होगा। और 15-16 जून को जो है इतनी बड़ी आपदा की केदारनाथ में। हरक सिंह रावत के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। धर्मपुर से विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने हरक सिंह रावत को बड़बोला बताया और कहा कि वे अक्सर बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। चमोली ने कहा कि इस तरह की बातें न केवल अनावश्यक भ्रम पैदा करती हैं, बल्कि धार्मिक आस्था को भी राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री का धामों में दर्शन करना श्रद्धा और जिम्मेदारी दोनों का हिस्सा है। सरकार 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और ऐसे समय में इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। देखिए, उनका जो कथन है उसको कुछ हद तक सही और कुछ एक एनालिसिस का भी विषय है। स्वाभाविक बात है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो उसके प्रति झुकाव भी होता है लोगों में और वहाँ की व्यवस्थाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति आई, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें व्यवस्थित चल रही थी। तो उसको ये कह देना कि इसके कारण ही सारी व्यवस्था होती है, वो उचित नहीं है। हाँ, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कर देना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी बातें, कुछ उनका अनुभव भी बोल रहा है और कुछ वो ज़्यादा भी बोल जाते हैं, तो ये तो है। लेकिन अगर अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करना चाहिए, क्या दिक्कत है। भाजपा ने हरक सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि आपदाओं को अंधविश्वास से जोड़ना सही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। अगली खबर जो हरिद्वार में 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज है। ऋषिकुल में 17 अप्रैल से शुरू हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच गया है, जो श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। डीएम मयूर दीक्षित लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। यात्रा को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह है, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर चूंकि सभी चारों हमारे कपाट मंदिरों के खुल चुके हैं और यात्रा पूरे अपने रूप में आ चुकी है, उसको लेकर सभी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, साथ ही हमारे स्थानीय व्यापारी वर्ग सभी में बहुत उत्साह है। अभी तक जब से हमने ऋषिकुल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था 17 तारीख से लेकर आज तक करीबन 25,000 से अधिक लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है, लोग खुद से भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त आगे ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक अत्यंत भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक के नेतृत्व में निकली इस यात्रा ने पूरी धर्मनगरी को भगवामय कर दिया। यात्रा के दौरान भगवान परशुराम की दिव्य प्रतिमा और विभिन्न देवी देवताओं की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजे की थाप पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। जगह जगह स्थानीय नागरिक और व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ। पवित्र भूमि, देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा जी का प्रांगण और माँ के आंचल में आज हमारे श्री चिरंजीव भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा दिव्य और भव्य सनातन को लेकर हम चलते हैं। ये परशुराम जी ने हमें सिखाया है कि हर समाज को आप लेके चलोगे, उसी मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं। ये तो पवित्र भूमि है और यहाँ देवताओं का स्थान है। पावन भूमि में जो भव्य दिव्य शोभा यात्रा और जो एकता का परिचय दिया है हमारे सभी ब्राह्मण समाज में और हमारे गुरुजनों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊंगा। हरिद्वार में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जाकर मकानों की गिनती और सूचीकरण किया जाएगा। इस काम के लिए जिले में 2,944 सर्वेक्षक और 478 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और CMMS पटेल का इस्तेमाल किया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें।
राज्य में जनगणना का जो कार्यक्रम है वो 10 तारीख से सेल्फ एन्यूमरेशन का शुरू हुआ था और अभी 25 तारीख से घर घर जाके हाउस लिस्टिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद में विभिन्न नगर निकायों में और साथ ही हमारे जो तहसील हैं सभी जगह डिवाइड किया गया है पूरे जिले को। करीबन 2944 हमने एन्यूमरेटर्स तैनात किए हैं जो कि अपने सीमित क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र डिसाइड किया है वहाँ पर घर घर जाके हाउस लिस्टिंग करेंगे और फिर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस वहाँ पर जाके पूछेंगे और इस प्रक्रिया के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है जो कि मई 24 तक चलेगा। बेरीना कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार की अध्यक्षता में किया गया। इसमें व्यापार संघ, टैक्सी चालक और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी गई। बाजार में ट्रैफिक जाम को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी उठी, जहां पर्यटन सीजन को देखते हुए होटल संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी निरीक्षक ने साइबर क्राइम से सतर्क रहने और बाहरी लोगों का सत्यापन कराने और अनजान कॉल से बचने की सलाह दी है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों और अवैध खनन और शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।